हाँ भाई। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें नहीं हुआ था। हाँ, तो ये एक पॉइंट है जिसमें अगर कोई रॉड सर ये रोटेट फिर करे। से, हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर ये तो लास्ट क्लास में भी होता ना। हाँ, कोई बात नहीं है, दो बैच कंबाइंड है, उस पे दूसरे में नहीं हुआ था। ओके सर। लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट था, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ L है और उसको ओमेगा से रोटेट कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। हमने बोला मूविंग रॉड इज अ बैटरी, लेकिन मूविंग रॉड के पास वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो बैटरी है, मैग्नेटिक फील्ड P में घूम रहा है, चल रहा है, बट रोटेटिंग रॉड भी मोशन में है। तो रोटेट करते हुए रॉड के पास कितना मोशनल ईएमएफ होगा, ये दूसरा पॉइंट अब डिस्कस कर रहे हैं। अगर सीधा सीधा रॉड चले तो BLV आंसर होता था, याद आ गया क्या? अगर सीधा सीधा चलेगा रॉड तो BLV आंसर है, लेकिन इसी रॉड को अगर घुमा दिया तो सीधा BLV आंसर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि घूमते समय हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा। V इज इक्वल टू R ओमेगा से, जिसका रेडियस ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो हमने क्या सोचा कि यहां जो एक्सिस है उस एक्सिस से x डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा सेगमेंट बना लिया dx का। तो एक छोटे से सेगमेंट को देखा, क्योंकि वो एक्सिस से x डिस्टेंस पे है और ओमेगा से घूम रहा है, तो इस छोटे सेगमेंट का वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू R ओमेगा, उस हिसाब से x ओमेगा। डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया? एक्सिस से लिया, x ओमेगा हो गया, इसका लेंथ dx हो गया। तो हमारा फॉर्मूला BLV था, b की जगह b, लेंथ की जगह dx और वेलोसिटी की जगह x ओमेगा लिख दिया। तो ये छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस छोटे dx लेंथ का आ गया, इतने का वोल्टेज आ गया। अब इसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे नीचे भी सेगमेंट्स है, तो अगर मैं सारे सेगमेंट्स के वोल्टेज को इंटीग्रेट कर दूं यानी ऐड कर दूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 से L तक इंटीग्रेट कर देते हैं। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 है। तो हमारा आंसर ऐसे BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। अब इसमें वेरिएशन क्या है सवालों में? वेरिएशन ये हो सकता है कि पार्टिकल घूम रहा है, ये रॉड घूम रहा है ओमेगा से। अगर एक्सिस के पॉइंट को मैं O बोल दूं और ऊपर के पॉइंट को P बोल दूं और मैं पूछूं P और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने बोला भाई इसका लेंथ देख लेते हैं कितना है, आंसर लिख देंगे BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। लेकिन अगर मैं इस रॉड में ये एक्सिस ले लूं और एक पॉइंट को Q लिख दूं, दूसरे पॉइंट को P लिख दूं, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनटू द प्लेन है B और घुमा रहे ओमेगा से,
और फिर मैं पूछूं वीपी माइनस वीक्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्सिस से डिस्टेंस देखो हमेशा। अगर मान लीजिए पी पॉइंट का डिस्टेंस L1 है और या R1 है, R1 रेडियस ले लेते हैं, और Q पॉइंट का सेंटर से या एक्सिस से डिस्टेंस R2 है, तो VP माइनस VO, ये जो फॉर्मूले हैं ये हमेशा किसी पॉइंट का एक्सिस से पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। तो VP माइनस VO का वैल्यू BR1 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 है। ऐसे ही VQ माइनस VO का आंसर BR2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 है। तो VP माइनस VQ का आंसर BR1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 है। मतलब कि आपको हमेशा रेडियस कहां से मेजर करने हैं। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, सवाल बहुत बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है और ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। इसमें हमने बोला ये पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है, और पूछा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का बताओ, वीबी माइनस वी बताओ। तो आपने बी का रेडियस निकाला, उसको लिख दिया मान लो R1, ए का रेडियस निकाला, उसको लिख दिया R2। तो एक्सिस से रेडियस लेना है और एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, BR1 माइनस R2 स्क्वायर। समझ गए क्या? ये सवाल भी करते हैं। लिखा है मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L is tied to a string of length 2L and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, ऐसे vertical magnetic field है और सर्कल हॉरिजॉन्टल में बना रहा है, यानी रॉड L लेंथ का है, धागा 2L लेंथ का है और यहां पर एक्सिस है। तो रॉड के लेंथ एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो एक एंड का कितना डिस्टेंस हो गया और दूसरे एंड का 2L हो गया। तो एक रेडियस को हम R1 लिख देंगे और दूसरे रेडियस को R2 लिख देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर हो जाएगा BR1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो हमारा ये वैल्यू में ठीक है। अगर रॉड के मिड पॉइंट और ये टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता तो सुना ही नहीं, कुछ लोगों ने सवाल ही नहीं सुना, कह रहे नहीं सुनेंगे। एसी में बैठने आए हैं, बाहर ह्यूमिडिटी है, एसी में ठीक लग रहा है क्या भाई? तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर अपना मोबाइल में खेलेंगे या टीवी भी थोड़ा मूवी देख लेंगे, फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने मिड पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में पूछा होता तो ऐसे ही करते और फिर दोनों को 5L/2 और एक का रेडियस 3L हो जाता, दूसरे का 5L/2 हो जाता, बाद में दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। बोलो भाई, ऐसा सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता? बहुत आराम से आता है भाई, आता ही है। ठीक है, काफी पूछा जाता है। देखो एक सवाल और करते हैं। ये सवाल में L शेप का रॉड है, इसका एक साइड लेंथ L1 का है, दूसरा साइड L2 का है, और इसको ओमेगा में घुमा रहे, इसी प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड B है इनटू द प्लेन। आपको पूछा गया है ये पॉइंट मान लो, और ये पॉइंट ये P है, ये Q है, तो आपको पूछा है VP माइनस VQ, क्या आंसर होगा? एक्सिस वो रहा, ये पॉइंट एक्सिस है, एक लेंथ L1 ले लेंगे, एक √L1 + L2। तो क्या आंसर आएगा? अगर P पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है, लेकिन Q पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है?
अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, तो इसका रेडियस का स्क्वायर करा तो b L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, अब रूट हट गया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 माइनस बी L1 स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये हमने Q का एक्सिस से डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और इस P पॉइंट का उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। लेकिन सवाल ये है कि हमको कैसे पता चला कि ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है? तो रेडियस की बात नहीं होती है, ये V क्रॉस B से चेक करना पड़ता है। जैसे मुझे कैसे पता चला P हायर है कि Q हायर है? इन दोनों में से हायर कौन है? सर क्यू। हायर कौन है ये कैसे पता चलेगा? मतलब देखो सवाल में लिखा VP माइनस VQ, हमें इन दोनों का डिफरेंस P। लेना है, तो वो डिफरेंस प्लस भी आ सकता है, और तो हमें कैसे पता चलेगा आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब इसको पहले लिखना है या इसको पहले लिखना है? ऐसा नहीं कहना बड़े वाले को पहले लिख देंगे छोटे वाले को बाद में लिख दे तो हम हमेशा ही आंसर पॉजिटिव आएगा। VP माइनस VQ का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो उस बात पे डिपेंड करेगा P बड़ा है कि Q बड़ा है। बोलिए कैसे पता चलेगा? क्यू लेंगे। हाँ हाँ भाई आर्यन। सर क्यू लेंगे, इसमें क्यू बड़ा होगा। Q बड़ा होगा? यस कैसे पता चला? सर, क्योंकि वो माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कि P क्रॉस B क्या लिखे हो? अच्छा V क्रॉस B लिखो ना। हाँ V क्रॉस B, जैसे अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इस रॉड के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर मैं V क्रॉस B करूं तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है P और ये एक्सिस को O बोल देता हूं, P और O में हायर कौन है? O हायर है। इसका मतलब है अगर मैं ये L1 डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो O हायर है, VO माइनस VP इज इक्वल टू BL1 स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये हमारा VO माइनस VP है। भाई तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? हाँ क्या देख रहे हो? लिख रहे हैं, उससे पूछ रहा हूं, तुमसे थोड़ी ना। हाँ वो आगे वाला भी बोला तुम्हारा साथी। हाँ क्या लिख रहे हो, क्या देख रहे हो? अभी तो बोले देख रहा हूं, लिख रहा हूं। क्या लिख रहे हो? कौन से? नहीं ये लिख रहे हो तो फिर क्या फायदा हुआ? तुम नीचे बैठ के लिख लो ना। देयर इज अ रूम, नीचे एक रूम है, देखे हो? वहां जाओ। अरे वहीं जाके लिख लो यार, डिस्ट्रैक्शन होता है मुझको। वहीं जाके लिख लो, सीरियसली बोल रहा हूं, शर्माओ नहीं। समझ रहे हो? ऐसे में गुस्सा नहीं आती मुझे, लेकिन बैठे रहोगे और गचड़ बचड़ होगा उसमें ज्यादा आती है, डिस्ट्रैक्शन होता है ना। इधर पढ़ रहे हैं, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो। नीचे जाओ। अरे हाँ भैया, नीचे वाले रूम में लिख लो नोट्स। अभी पढ़ोगे? अब वेट ही कर रहे थे मेरा क्या? कि बुड्ढा जब बोलेगा तभी पढ़ूंगा, फालतू में क्यों पढ़ूं? तो भाई पैसा दिया है एसी में बैठने का। ये सब चैप्टर इजी है, आप लोग इसको डिफिकल्ट बनाएंगे कैसे? ऐसे ही। ये फॉर्मूले पे 2 रुपए का फॉर्मूला भी नहीं है ये, तो खड़ाक से 4 नंबर तुम्हें इसको मिलेगा। तुमको एक बार ऐसे फॉर्मूला लिखोगे आंसर, और कुछ ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि वो लिखा रहेगा बी और आर स्क्वायर और ओमेगा और बाई 2, बस आपको पहचाना रेडियस कौन सा और कौन सा लेना, बस उतना ही मेहनत है और आंसर प्यारा सा निकल के बाहर आएगा। चलिए, वीओ माइनस वीपी में वीओ क्यों बढ़ा ये कैसे पता चला? वेलोसिटी क्रॉस बी करा तो थंब ऊपर जा रहा है, जिस तरफ थंब होता है वो हायर हो जाता है। अगर मैं इसको भी घुमाऊं और वी क्रॉस बी करूं तो हायर कौन है? तो ओ क्यू से भी हायर है और ओ पी से भी हायर है। तो पी और क्यू में ओ यहां पे है,
P O से लोअर है और Q भी O से, तो P और Q में कौन हायर हुआ? P। कैसे पता चला? क्योंकि P का डिस्टेंस कम है, O से P लोअर है और O से Q भी लोअर है, लेकिन Q ज्यादा लोअर क्यों है? अबे Q का रेडियस देखो ना, कहां बैठा हुआ है Q, दूर बैठा है तो ज्यादा लोअर है, उसके लिए BR² ω/2 का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो अभी दूसरा फॉर्मूला लिखा VO माइनस VQ, तो ये आ गया BL1² + L2² ω/2। मुझे क्या पता लगाना है? VP माइनस VQ इस दोनों फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? सबट्रैक्ट तो करोगे, किसमें किसको करोगे? 1 - 2 करोगे तो VQ माइनस VP हो जाएगा, तो 2 - 1 कर दिया, इसमें से इसको माइनस करो, ये माइनस करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो VP माइनस VQ का आंसर क्या आया? BL2² ω/2 ये आया। लेकिन ये आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव ही आया भाई, क्योंकि अभी अभी तो आपने बोला P हायर है। P हायर क्यों है? दोनों तो लोअर है O से, P कम लोअर है, Q ज्यादा लोअर है, तो P और Q में कौन हायर है? P हायर हो गया, तो VP माइनस VQ करेंगे, आंसर कैसा आएगा? तो अगर मुझे ऑलरेडी पता है तो मुझे माइनस करना तो आता ही है, लेकिन मुझे पता तो रहे कि कौन से रेडियस से कौन से रेडियस का स्क्वायर माइनस करना। अगर पॉजिटिव वाला आंसर लाना है तो बड़े से छोटा माइनस करोगे, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है मुझे पता है तो छोटे रेडियस से बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। समझ? तो फाइनल आंसर प्लस लिखना है या माइनस लिखना है वो हम V क्रॉस B से भी डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे V क्रॉस B किया तो O की तरफ दोनों बार पॉइंट हो रहा है, यानी O P से भी हायर है, O Q से भी हायर है। सर Q वाला बड़ा नहीं है क्या? देखो यहां पे Q है और यहां पे O है, ये पॉइंट Q है और ये सिस्टम चल रहा ओमेगा से ऐसे। अगर इसके Yes, sir. किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो ऐसा मतलब राइट की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। V क्रॉस B करो, ये वेलोसिटी है, Yes, ये sir. मैग्नेटिक O करो. फील्ड है, तो V क्रॉस B करो तो O हायर हो गया और Q लोअर हो गया, करेक्ट है? Yes, sir. तो Q से भी O हायर है, P से भी O हायर है, तो O से P भी नीचे बैठा हुआ है और O से Q भी नीचे बैठा हुआ है, लेकिन इन दोनों में कौन सा हायर है? P है. P हायर कैसे हो गया? क्योंकि इसका Radius डिफरेंस छोटा आ रहा है और इसका डिफरेंस बड़ा आ रहा है, तो ये तो ज्यादा नीचे बैठा है, वो कम नीचे बैठा है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर कैसा आएगा? अब सवाल में क्या लिखा? VP माइनस VQ बताओ। अगर यही सवाल VQ माइनस VP पूछा होता तो यही Negative. आंसर लिखते हैं, लेकिन माइनस साइन हमको चूज करना पड़ता। समझ गए क्या? तो आंसर का वैल्यू तो कोई भी निकाल लेगा, R2² - R1²/2 करोगे वैल्यू तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली ऐसे ही लिखा है VP माइनस VQ बताओ या VQ माइनस VP बताओ, तो आपको ये भी तो जज करना पड़ेगा कि इन दोनों में से हायर कौन है, लोअर कौन है, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सर हाँ जी। सर जो आप इसके पहले क्वेश्चन बताए तो उसका आंसर आप क्या बोले थे फिर? इसके पहले ये वाला यस सर। 5/2 वाला आ गया ना, 9 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। सर वो नहीं सर, जो आप फिगर बनाए नीचे में। मिड पॉइंट वाला, ये वाला, ये यस सर 3L2। मैंने बोला कि अगर मिड पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5/2L, और टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3L। तो इन दोनों का स्क्वायर माइनस करो ना, यस सर। 9L² - 25/4L² B ω/2। सॉल्व कर लो भैया, हो जाएगा। सर जो फॉर्मूला है ना BR² ω/2, उससे तो लग रहा है कि वो जितना R ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। हाँ नहीं, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पोटेंशियल का वैल्यू नहीं बता रहा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बता रहा है। आप समझो, अगर मान लीजिए एक्सिस यहाँ है O पे और यहाँ पे कोई पॉइंट है A और इनके बीच में डिस्टेंस R1 है, तो इसके रोटेशन यानी वेलोसिटी के हिसाब से या तो A O से हायर पोटेंशियल पे होगा या फिर A O से लोअर पोटेंशियल पे होगा, और यहां पे डिफरेंस केवल एक्सिस के साथ ही आता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है और ऐसे है,
तो बताइए V क्रॉस B में हायर पोटेंशियल कौन है? ए। अभी इसका वेलोसिटी सारे पॉइंट्स का लेफ्ट में है क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज घुमाया है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज सर। घुमाया है। तो एंटी होगा। क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये वेलोसिटी लेफ्ट में है। लेफ्ट में V क्रॉस लेफ्ट में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। V क्रॉस B करो, ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। V क्रॉस B करो तो थंब ओ किधर आ आ रहा है? सर। O पे आ रहा है। तो अगर मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर लिखूंगा तो VO माइनस VA का वैल्यू BR स्क्वायर ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। समझ गए कि अगर ये रेडियस R1 है तो VO माइनस V। यस सर। अगर मैं यहां से B पॉइंट का डिस्टेंस देखूंगा तो और उसका रेडियस R2 लिखूंगा तो VO माइनस VB का वैल्यू BR2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ A और B में से हायर पोटेंशियल कौन है? उसमें भी वेलोसिटी का V क्रॉस B करो ना, किधर कौन हायर आ रहा है देखो। अगर मैं A और B के बीच का वेलोसिटी देखूं तो किधर है? राइट में है और थंब नीचे है। कौन हायर है? बी वाला। A से B हायर है, लेकिन बड़े रेडियस पे कौन है? ए। A बड़े रेडियस पे है लेकिन हायर कौन है? बी क्योंकि वाला। डिफरेंस O के साथ आ रहा है और O का वैल्यू फिक्स है दोनों के लिए। O से A भी लोअर है, O से B भी लोअर है, लेकिन A ज्यादा लोअर है और B कम लोअर है। तो A और B में कौन हायर हो गया? B हायर हो गया। बी लेकिन वाला आप हो V गया। क्रॉस B से भी करके देखेंगे तो वेलोसिटी के हिसाब से B हायर और A लोअर हो गया। करेक्ट? सर हम्म। सर अगर वो एल वाले क्वेश्चन में एल को पलट देंगे तो क्या नेगेटिव में आंसर आएगा? हाँ, मतलब अगर VQ माइनस VP कर देंगे तो आंसर माइनस BL2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है? ओके। अभी हम लोग चैप्टर के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पे केस नंबर 2 सॉल्व होने वाला है। केस नंबर 2 किस चीज का सॉल्व हो रहा है? हाँ, मैंने आपको इस चैप्टर में पहले इंड्यूस्ड डीएमएफ पढ़ेंगे ऐसा बोला था। इंड्यूस्ड डीएमएफ में हमने फैराडे लॉ और लेंज लॉ पढ़ने के बाद देखा कि किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स चेंज हो जाए तो इंड्यूस्ड डीएमएफ का वैल्यू निकलता है। लेकिन ये फ्लक्स तीन चीज पर ही डिपेंड कर रहा है, या तो एरिया पर, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल। और अभी हम लोग ने एरिया चेंज करने पर जो इंड्यूस्ड डीएमएफ होता था वो केस अभी तक किए। उसमें हमने देखा कि एरिया किसी लूप का तभी चेंज हो रहा था जब किसी रॉड को आप आगे या पीछे चलाते थे तो साइज ऑफ लूप इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता था। तो मैंने कहा जब रॉड को चलाने से ही एरिया चेंज हो रहा है तो रॉड को चलाने का ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो फिर मैंने अचानक एरिया चेंज होता है इसको छोड़ के, हालांकि उसमें एरिया ही चेंज हो रहा है, उस कहानी को छोड़ के मैंने क्या स्टार्ट कर दिया कि अगर चल रहा है रॉड तो रॉड को अलग से क्या बना दो, तो इजियर हो जाता सॉल्व। मुझे एरिया नहीं निकालना पड़ता, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, चलता हुआ रॉड डायरेक्ट बैटरी है। इंड्यूस्ड डीएमएफ का वैल्यू क्या है? आपने बोला BLV लिख दो। BLV में हमने देखा कि रॉड अगर चलेगा सीधा या टेढ़ा तो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। एक दो BLV टाइप के केसेस और कर सकते हैं। बाद में हमने लास्ट अभी जो एग्जांपल किया उसमें चलने वाले रॉड के बजाय रोटेट होने वाले रॉड का भी इंड्यूस्ड डीएमएफ देख लिया। तो रॉड या तो किसी सवाल में चलेगा BLV लगा देंगे, अगर घूमेगा तो BR स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ऐसा लगा देंगे। और उनके दो पॉइंट से अगर बैटरी बना के सर्किट बना दिया तो करंट फ्लो भी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? तो रॉड या तो चल रहा है या घूम रहा है, सारे केस में एरिया चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? अभी दूसरा एग्जाम्पल में हम थीटा चेंज करेंगे और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेंगे। ये वाला एक ही एग्जाम्पल है, ये एक ही एग्जाम्पल, मतलब एक ही सवाल, ये जो सामने लिखा है यही सवाल बस करेंगे इसमें। क्यों नहीं करेंगे? और क्योंकि इसको आगे एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा, अगला चैप्टर यही है। उसमें सोर्स क्या होगा? केवल घूमेगा और क्या चेंज करेगा? एंगल चेंज करेगा। तो हमने बोला जैसे रॉड के चलने से बैटरी बन रहा है कि नहीं, रॉड के चलने से बैटरी बन रहा है तो उसके लिए अलग से चैप्टर नहीं बनाया। उस बैटरी के दो चार सवाल हमने कर लिए, जैसे रेजिस्टेंस में कितना पावर है, रेजिस्टेंस में कितना
इस रॉड पे फोर्स लगाया, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। इसके लिए पूरा अगला चैप्टर ही चलेगा, इसलिए इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल ये कर रहे हैं। और फिर हम किस में चले जाएंगे, तो आपको फ्लो थोड़ा पकड़ना है। अभी तक हमने क्या किया, एरिया चेंज, और एरिया चेंज में ही हमने कौन से एग्जाम्पल घुसा दिए, मोशनल ईएमएफ के, और मोशनल ईएमएफ में कुछ सर्किट भी सॉल्व कर लिया, याद आ गया। चलिए ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, तो ये जो कॉइल है, पहले ऐसे डॉटेड वाला ऐसे पूरा रखा हुआ था, ये कॉइल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, और कॉइल का एरिया भी उसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में अभी कोई एंगल है नहीं। फिर हमने इसके डायमीटर के अबाउट इस कॉइल को थोड़ा रोटेट कर दिया। अब या तो इधर से इधर रोटेट कर देंगे, या फिर ऐसे रोटेट, जो भी तुम्हारा मर्जी है, एक सेंस में रोटेट। तो कॉइल जो रखा उसको डायमीटर के अबाउट फ्लिप करेंगे, समझ गए क्या। तो डायमीटर के अबाउट ऐसे कॉइल रखा, उसको घुमाया, तो उसका एरिया वेक्टर जितना घुमाओगे उतना ही एरिया वेक्टर पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा। अगर मैंने इस कॉइल को पुराने वाले के मुकाबले कितना घुमा दिया, ओमेगा से घुमा रहे, तो एंगल ओमेगा टी हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल आ जाएगा ओमेगा टी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, तो कॉस ओमेगा टी हो गया, ये आ गया फ्लक्स। अब फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दें या माइनस डी फाई बाई डी टी कर दें, तो हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, क्या आएगा, ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये ए बी ओमेगा को क्या कहेंगे, ए बी इंटू ओमेगा को कहेंगे ई नॉट, इसका एक नाम है एम्पलीट्यूड। कभी ये शब्द सुना है एम्पलीट्यूड, साइनसोइडल फंक्शन में, एसएचएम में भी ऐसे और वेव में भी ऐसे होता था। साइन फंक्शन के आगे जो नंबर लिखा रहता था उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते थे। उसका क्या मीनिंग होता था, हाँ, इस आंसर का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बाहर ये वैल्यू नहीं चलेगा। और इसका अगर ग्राफ देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो कैसे दिखेगा, साइन फंक्शन की तरह, समझ गए क्या, ऐसे। ये टाइम के साथ हो गया बदलता हुआ, लेकिन ये कुछ देर पॉजिटिव रहेगा, कुछ देर नेगेटिव रहेगा। ऐसे सोर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव रिपीटेडली अपने वैल्यूज को बदलते रहते हैं, उनको हम एसी सोर्स कहते हैं। एसी सोर्स एक पहले भी किया था, डब्बे वाला एसी सोर्स था, मतलब वो कांस्टेंट एसी सोर्स है, इसको बोलते हैं साइनोसोइडल एसी सोर्स। साइनोसोइडल, तो ये साइन वाला एसी सोर्स है, वहां पे कांस्टेंट एसी सोर्स था। ए बी ओमेगा एम्पलीट्यूड यहां रख देते हैं, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, उसका दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड के अलावा पीक वैल्यू, समझ गए। तो कोई कहता है यार पीक वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, तो आप क्या बोल देंगे, ये जो ई नॉट का आंसर आया, जो साइन के बाहर लिखा रहेगा वही पीक वैल्यू हो जाएगा। इसमें देखो क्या क्या टर्म है, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ओमेगा है, समझ गए। आप टेबल पे रख के पढ़ो, हाँ, टेबल पे रखे, ठीक है, हो गया। ए बी ओमेगा ई नॉट, हालांकि मतलब इसमें और सवाल बन सकते हैं, लेकिन वो सारे सवाल हम कहाँ डील करेंगे, इसीलिए ये कैसे बनाएंगे, ये वाला सबसे आसान है, ये समझ गए ना कैसे बना रहे, ये ऐसे, ये कॉइल लिया इधर और इधर डायमीटर के ऊपर एक्सिस बना दिया, एक्सिस, ये हमारा ये स्टैंड बना दिया, और फिर यहाँ पे देखो एक हैंडल बना दिया, ठीक है। गांधी जी चरखा चला रहे होंगे, चरखा चुपचाप हटा के रख देना, फिर क्या करेंगे वो, इसको घुमाते रहेंगे। तो घुमाएंगे तो ये ऐसे सर्कल घूमने लगेगा कि नहीं, देखो किस लाइन के अबाउट घूमता रहेगा, डायमीटर के अबाउट घूमता रहेगा। तो क्या चेंज होगा, एरिया चेंज होगा क्या, बड़ा छोटा हो रहा है कॉइल, क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, केवल एंगल बदल रहा है, अपने आप साइनोसोइडल सोर्स बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऐसे इनटू द प्लेन बना दो मैग्नेटिक,
कॉइल को घुमाते हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा चमक रहा है क्या? हाँ, a circular insulated copper wire loop is twisted to form two loops of area A and 2A as shown in the figure. At the point of crossing, the wire remains electrically insulated from each other. Entire loop lies in a plane of the paper. A uniform magnetic field B points into the plane of the paper. At t equal to 0, the loop starts rotating about common diameter as axis with the constant angular velocity omega in the magnetic field, which is following. Which of the following option is are correct? आपको ये खेल समझ में आ रहा है? कितने लूप्स हैं? 2 लूप्स हैं, ठीक है, 2 लूप्स हैं और दोनों लूप इसी प्लेन में है, ठीक। दोनों लूप में अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मतलब एक लूप अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा, दूसरा अपना करेगा। इन दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनेगा उसका मतलब क्या क्या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? अभी अभी हमने पढ़ा, क्या लिखते हैं? ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही है, यही रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइए अगर 2 बैटरीज बने, 2 बैटरीज बन रही, एक नीचे वाले लूप में एक ऊपर, कौन सा बैटरी स्ट्रॉन्गर बनेगा? नीचे वाला क्यों स्ट्रॉन्गर बनेगा? एरिया ज्यादा है। ओमेगा ए बी ओमेगा, ए का वैल्यू जिसका बड़ा हो गया बैटरी जीत गया। तो नीचे वाले बैटरी से भी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, ऊपर वाले से भी लूप से भी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो नीचे वाला किस डायरेक्शन में करंट बनाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स डिक्रीज करे तो आप इनटू द प्लेन वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करोगे। आप देखो ना, ये जो एरिया है अगर मैं इसको ऐसे पलटने की कोशिश करूं तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन कम होगी कि बढ़ेगी? अभी तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसको घुमाएंगे तो कम ही हो सकती है। तो अगर मैं अभी इमीडिएटली कम करूंगा तो इस नीचे वाले लूप में और ऊपर वाले लूप में अगर ये अलग अलग 2 लूप होते, वो अलग होता, ये अलग होता, तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता? तो आप इसमें क्लॉकवाइज होता, इसमें क्लॉकवाइज होता, लेकिन ये दोनों एक ही लूप के पार्ट हैं, तो दोनों में क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। अगर इसमें क्लॉकवाइज हुआ तो इसमें वही करंट ऐसे घूमता हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा चलेगा? इसमें क्लॉकवाइज, ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज, या उसमें नीचे वाले में क्यों क्लॉकवाइज ज्यादा है? का बैटरी ताकतवर ज्यादा है तो वो अपने हिसाब से करंट बनाएगा। दूसरे का बैटरी है तो ऐसा, लेकिन उससे तो ये वाला स्ट्रॉन्गर बैटरी है, समझ गए क्या? अगर 2 बैटरी अपोजिट में आ जाएं तो कौन सा बैटरी के हिसाब से करंट फ्लो करेगा? जो बड़ा बैटरी उसके हिसाब से करंट बनेगा। सीरीज में बैटरी तो ना, समझ गए क्या? चलो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है, पहले देख लेते हैं क्या पूछा है। लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 लूप्स। ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि फेवर कर रहे हैं? मतलब एक बैटरी कह रहा है क्लॉकवाइज करंट, दूसरा बैटरी बोल रहा है मेरे में क्लॉकवाइज करंट। लेकिन अगर पहले वाले में क्लॉकवाइज हो गया तो ये दोनों बैटरी अपोजिट सेंस में एक दूसरे के अपोजिट है। एक बोलता है क्लॉकवाइज, दूसरा भी बोल रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन लॉजिकली एक अगर क्लॉकवाइज हुआ तो दूसरा। तो इनमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इफेक्टिव वैल्यू है वो दोनों के इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिफरेंस आएगा कि सम? डिफरेंस आएगा तो हम लोग A1 माइनस A2 करेंगे या A1 प्लस A2? तो यहां पहला ऑप्शन आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 लूप्स। सही हो गया? गलत? बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। गलत है। नहीं मतलब ये मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, रेडियस की बात नहीं है। देखो यहां पे कुछ और पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। यानी लूप घूम के ऐसे 90 डिग्री पे आ जाए
तब बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसे वाले कहानी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर अभी अभी क्या निकाला था हमने? ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। और फ्लक्स का आंसर क्या निकाला था? ए बी कॉस ओमेगा टी। करेक्ट। अभी बोलो, जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन रहेगा और एरिया ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन रहेगा, एरिया इधर हो गया, घूम गया ना 90 डिग्री। तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल हो गया? 90। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। अगर ये 90 रख दे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन वही 90 उसमें रख दे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो समझ में जाएगा। आया क्या बोला? फ्लक्स कॉस का फंक्शन है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका फंक्शन है? एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है। अगर एक जीरो हो जाए तो दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा। कुछ समझ में आ गया? क्योंकि साइन और कॉस में आपको पता है ना, अगर कॉस जीरो होगा तो साइन या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। समझ गए क्या? तो इसका वैल्यू तो मैक्सिमम तभी पकड़ेगा जब फ्लक्स का वैल्यू जीरो है। तो आपको लग रहा है अभी तो फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है। जिस समय फ्लक्स जीरो है उसी समय उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है। समझ में आ गया? सर एक और बार रेट ऑफ ये- चेंज है जी। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं ये बोला, इस डायग्राम को पहचान पा रहे हो? लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर था, ये प्लेन ऑफ पेपर है। और अभी लूप कहां है? प्लेन ऑफ लूप पेपर के ही प्लेन में है। शुरुआत में यही बोल रहा है कि ये जो लूप है ये प्लेन ऑफ पेपर में ही रखा हुआ है। देखो ये रखा है, एंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ। तो लूप का प्लेन और पेपर का प्लेन एक ही है। बाद में बोल रहा लूप का प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे अभी ऐसे रखा हुआ है प्लेन के साथ, अब फिर बाद में ऐसे 90 डिग्री पे टर्न कर देंगे। तो मैंने ऐसे बोला तो वेक्टर एरिया इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है। कुछ पहचान पा रहे हो क्या? तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90। तो इसमें फ्लक्स का आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा? मैंने आपको बोला फ्लक्स का फंक्शन अगर कॉस का है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फंक्शन साइन का होगा। ये कैसे आया? आप बोले डिफरेंशिएट किया ना, कॉस का डिफरेंशिएशन। अगर इसको साइन लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि सर वो तो आपने कॉस ले लिया, हमारे से नहीं, वो तुम इसको साइन लिख दो वो कॉस हो जाएगा। तो अगर इसको मैंने कॉस लिखा और ये एंगल 90 डिग्री होने से फ्लक्स जीरो आ रहा है, या 90 डिग्री रखो तो फ्लक्स जीरो आ रहा है, तो वही 90 ऊपर रखो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर क्या आ जाएगा? और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? तो यहां पे यही पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम कब है? जब फ्लक्स का वैल्यू जीरो है, क्योंकि एक कॉस का फंक्शन है और दूसरा, तो कॉस फंक्शन अगर जीरो होगा तो साइन, अगर उसको साइन मान ले तो साइन जब जीरो होगा तब कॉस 1 हो जाएगा। तो हमारी मर्जी है किसको कॉस किसको साइन लेना। लेकिन अगर एक जीरो है तो दूसरा। तो अब थोड़ा आइडिया लगा लो, कॉइल के परपेंडिकुलर में फ्लक्स अभी जीरो है, इसलिए d∅dt का वैल्यू मैक्सिमम है। चलिए, लिखा हुआ द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। क्योंकि अभी का एंगल कितना है? जीरो है। अगर जीरो से एंगल बढ़ाएंगे और ओमेगा टी करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या चलेगा? ए बी कॉस थीटा। हम एंगल बढ़ाएंगे तो इनिशियल एंगल जीरो है, जीरो से ओमेगा टी बढ़ाएंगे तो ए बी कॉस ओमेगा टी बनेगा कौन? फ्लक्स। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन बनेगा। तो ये नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी गलत हो गया। क्या आंसर होना चाहिए था? साइन ओमेगा टी। अब लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ induced due to both loops is equal to amplitude of maximum EMF induced in the smaller loop alone। बोलो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता था? अभी अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर। ए बी ओमेगा 2a वाले में कितना होगा और ए वाले में, तो नेट कितना होगा? एक में बन रहा है 2ab ओमेगा, दूसरे में बन रहा है ab ओमेगा। माइनस करेंगे तो
और ए बी ओमेगा, देखो पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो, सही स्टेटमेंट हो गया कि नहीं हो गया? छोटे लूप में क्या बन रहा है और नेट कितना आ रहा है, तो वही तो बोल रहा है कि जो नेट आएगा वो छोटे लूप के बराबर हो जाएगा, हालांकि उसका अपोजिट होगा, सेंस में उसका अपोजिट होगा, समझ गए क्या? क्योंकि 2ab ओमेगा में से ab ओमेगा माइनस किया है तब ab ओमेगा आया, तो साइन में दोनों अपोजिट है लेकिन वैल्यू में दोनों बराबर है कि नहीं? देखो वही लिखा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन। एम्पलीट्यूड बोलो और मैक्सिमम बोलो, दो बार ही एक ही चीज लिख दिया इन्होंने ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाए। एम्पलीट्यूड लिख के सुन के रोने लगते हैं कुछ लोग, ये कहां से आ गया, एसएचएम थोड़ी ना है, एसएचएम ही है, लेकिन एम्पलीट्यूड भी बोल दिया और मैक्सिमम बोल दिया। भैया जो साइन के अलावा जो नंबर है वही, उसी की बात हो रही। तो क्या फॉर्मूला था उसका, तो आपको ये आइडिया लग गया क्या? 2ab ओमेगा माइनस ab ओमेगा। सर सिर्फ डी करेक्ट है ना? इसमें डी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। कितने करेक्ट हो गए? बी बॉम्बे भी करेक्ट है, डी दिल्ली भी करेक्ट है, करेक्ट? लास्ट वाला करेक्ट हो गया भाई। यस सर। और बी वाला पहले करेक्ट था ही, क्योंकि फ्लक्स किसका फंक्शन था? cos ओमेगा टी, और डी फाई बाई डी टी इसका फंक्शन था sin ओमेगा टी। और सिचुएशन इस जो दिया हुआ है तो फ्लक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, तो cos का वैल्यू 0 आएगा तो sin का वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमम। केवल एक एग्जांपल किया, लेकिन इस एग्जाम्पल एक सवाल ये जो एडवांस का भी किया आपने, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? ए बी ओमेगा साइन ओमेगा, ठीक है, डायरेक्टली यूज करना है, कोई घबराना नहीं है, उसी से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये तो एडवांस का सवाल तो काफी ऊंची बात करा था। अपने नॉर्मल एग्जाम्स में जेई और नीट में क्या चलता है, एक लूप दिया रहेगा, उसको घुमाएंगे, बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड बता दो, बस फॉर्मूला क्या लगाओ, ए बी ओमेगा, आगे चलो। ठीक है, ज्यादा खेल होता नहीं, फॉर्मूले नहीं याद हो रहे लोगों को। हाँ सर एडवांस में न्यूमेरिकल कम पूछता है क्या, कि कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल आते हैं ना, जैसे सब्जेक्टिव जो इंटीग्रल वैल्यू वाले सवाल होते हैं वो भयानक न्यूमेरिकल होते हैं भाई, मजेदार। बट जैसे मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल हैं वो ज्यादातर लॉजिकल चलते हैं, क्योंकि एक ही सवाल में 3-4 कॉन्सेप्ट पूछने हैं, तो वो 3-4 चीजें पूछते हैं, तो वो ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग पे ही बेस्ड होते हैं। बट न्यूमेरिकल आते हैं भाई, खूब आते हैं। जैसे पैसेज में न्यूमेरिकल होगा, एक ही सवाल एक ही पैसेज में 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे, तो अलग अलग चीज आपको डिस्कस कराएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम, ये कौन सा वाला कहानी कर रहे हैं? कहानी नंबर 3 है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, लेकिन एरिया और एंगल चेंज। ओए इधर देख बच्ची, क्या तुम लोग आपस में एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? अच्छी लगती हो तुमको? तो आपस में ही देख रहे हैं, कुछ बात समझ नहीं आई। इधर देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है, फंक्शन ऑफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर लिखेंगे, आगे बोलो। खत्म हो गई कहानी। एरिया दिया होगा, थीटा नॉर्मली 0 ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमको गैस नहीं करना, वो ऑलरेडी फंक्शन बना के दिया होगा, बोलेगा इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है। जैसे सवाल देखो, ये एक L1 और L2 लेंथ का रेक्टेंगुलर लूप है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अल्फा टी स्क्वायर दे दिया है। क्वेश्चन पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड्स हो। ठीक है, तो आप कहेंगे जी एरिया ले लो L1 L2 L2 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, dv बाई dt से, और dv बाई dt का वैल्यू हो गया, और टाइम का वैल्यू बाद में क्या आ गया, 6 अल्फा।
बहुत कमाल की कैलकुलेशन कर रहे क्या? बहुत भयानक फॉर्मूला कोई बन गया है? डीवी बाई डी टी लगाओ, आंसर आ जाएगा। डीवी बाई डी टी आपको कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? ये फंक्शन कहाँ से आया? ये हमको कोई गेस नहीं करना, सवाल में जो दिया उसको डिफरेंशिएट कर दो। ये तो दिया ही हुआ है सवाल में, अब हम क्या करेंगे इसमें? समझ गए क्या? पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था तो हम थोड़ी ना बनाते थे, तो सवाल में दिया रहता था, लिख देते थे। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस सवाल में देखो, ये करंट आई है जिसका वैल्यू दिया है अल्फा टी, और इसके बाजू में ए डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका साइज बी इंटू सी है, उसको हमने रख दिया। ये वायर याद आ गया? वायर, वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसा पता है? तो ये वायर का करंट बदल देंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, और इनटू द प्लेन वाला बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे हम आउट ऑफ द प्लेन बना देते हैं। थंब बाहर रखोगे, हाथ घुमाओगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। याद आ गया? चल, डायरेक्शन तो अलग चीज है। अब पूछा इसमें इंड्यूस डीएमएफ बताओ, तो पहले याद करो हमने ऐसे सवाल का फ्लक्स कैलकुलेट किया, म्यू नॉट आई सी डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एन ए प्लस बी बाई ए। एक बार देखना, इस चैप्टर के शुरुआत में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करा, उसमें ये फॉर्मूला आंसर आया था। इस फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा होगा? इस फॉर्मूले को देख के बताओ, ये फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा होगा? क्या इसमें सी बदल रहा है, ए बदल रहा है, बी क्या बदल रहा है? करंट बोल रहे करंट बदल रहा है, तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा? करंट डिफरेंशिएट हो जाएगा, सिंपल। तो हमने लिखा म्यू नॉट आई की जगह लिख दिया डी आई बाई डी टी, और फिर सी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस बी अपॉन, दिख गया? डी आई बाई डी टी का वैल्यू कहां से लाएंगे? वो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी आई बाई डी टी वहां घुसा देंगे। समझ गए क्या? सवाल बड़ा सिंपल है, कहानी बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये तो पहचान ले हम कि इसमें बदल क्या रहा है। किसी सवाल में इंड्यूस डीएमएफ के लिए एरिया बदलेगा, कहीं कॉइल को घुमाने लगेंगे तो एंगल बदलेगा, और कहीं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लूप को रख देंगे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा आता है जिसमें दो चीजें चेंज हो जाए, वो करा देते हैं। पहले देख लो, very long solenoid radius are carrying current kt e raised to power alpha t. As a function of time, counterclockwise current taken to be positive, a circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of solenoid, concentric with the solenoid. solenoid का रेडियस क्या है? solenoid का रेडियस क्या है? आर। आर। और सर्कल का रेडियस क्या है? और सर्कल इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब कि सोलेनॉइड के बिल्कुल बीच में से प्लेन पास हो रहा, वहां से जा रहा है। समझ गए क्या? और कॉन्सेंट्रिक विथ सोलेनॉइड है, देखो लिखा हुआ कॉन्सेंट्रिक विथ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक अगर सिलेंडर की तरह हो, तो जो ये जो कॉइल है 2r रेडियस का, वो कहाँ है? वो यहीं से 2r रेडियस है। समझ में आया क्या? सोलेनॉइड बीच में से घुसता रहे, पास करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड में करंट का फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो करंट टाइम के साथ चेंज होगा। करंट अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा टाइम के साथ कि नहीं? इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? सोलेनॉइड बना रहा है, और उसमें कॉइल रख दिया। सोलेनॉइड है, उसके ऊपर कॉइल रखा हुआ है, तो सोलेनॉइड से जो फील्ड आ रही है उसके करंट के साथ चेंज हो रही है। फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आ जाएगा। ठीक है? और बोल रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव लेना है।
क्योंकि 4 ऑप्शन है, नहीं तो हम ऐसे ही जुगाड़ पानी करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का सिचुएशन पकड़ना पड़ता है। द करंट इंड्यूस इन द आउटर कॉइल करेक्टली डिपिक्टेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय, वो आई है, उसको di/dt कर सकते हो क्या? क्योंकि एरिया इंटू dv/dt कर देंगे तो आंसर आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या होता है सोलेनॉइड में? म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा कैसे? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के dv/dt में लिख दिया, ये समझ गए क्या? अब उसको करंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये थोड़ा तो मैथमेटिकल हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे पहला फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e⁻⁻⁴t बचेगा। फिर हम प्लस लगाएंगे, k इंटू टी लिख देंगे और माइनस अल्फा e⁻⁻⁴t लिख देंगे। समझ गए? इसमें से k और e⁻⁴t मैंने कॉमन ले लिया, k e⁻⁻⁴t कॉमन हो गया, यहां बच गया 1 और यहां बच गया हाँ, चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पे t लिखा और ये e⁻, तो जब मैंने t को डिफरेंशिएट किया तो इसको नहीं किया, और फिर प्लस लगाया। अब किसको करेंगे? तो t को नहीं किया तो t रहेगा ना, और फिर इसको करो तो इसमें ये जो मल्टीप्लाई है इसको माइनस बाहर मल्टीप्लाई करोगे, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो e⁻⁻⁴t k है, k को बाहर। तो di/dt से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा हमारा, है ना। अब मुझे बताओ कि ये जो di/dt है उसका वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ के लगे लिख दिया -dφ/dt, इसको भेज दिया माइनस अंदर, तो k e⁻⁻⁴t k अल्फा -1, और इसको म्यू नॉट एन और एरिया से भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि टोटल फ्लक्स भी बन जाए। चलिए, म्यू नॉट एन और ए से। अब कहीं टी भी छूट गया हमारा, हाँ यहाँ पे टी छूट गया है, ये टी भी था, दिख रहा है क्या? लग रहा है टू मच हो गया, एक बार और ट्राई करते हैं। डिफरेंशिएशन आते ही लोग एकदम चल दिए सती होने कि नहीं हम तो आग लगा लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। देखो, इसको भी हटा देता हूं। फ्लक्स का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई समझा क्या? यस सर। चलिए, तो dφ/dt या इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर -dφ/dt लिखा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर di/dt, और i का फंक्शन वहां दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये वाला टर्म बन रहा है। तो ये बन रहा है k इंटू e⁻⁻⁴t 1 - k अल्फा t, और इसके आगे माइनस लगा, बाकी सब कांस्टेंट म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। और है इसको और इस k को, इन सबको कांस्टेंट में घुसा देता हूं। ये हालांकि पावर का फंक्शन है, उसको हम डील करेंगे। तो k म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, और यहां पे आ गया k अल्फा t -1, ये माइनस अंदर पहुंचा, समझ में आ गया, और e⁻⁻⁴t। अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो आपको तो पता चल जाएगा कि ये वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव ही नंबर देता है, तो ये नंबर पॉजिटिव देने वाला है। अगर इसमें t = 0 डालूं तो ये टर्म कैसा आंसर देगा? t = 0 पे नेगेटिव देगा, फिर t का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा,
तो 1 से बड़ा हो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव देगा, यानी पहले नेगेटिव देगा बाद में। ऐसा कोई ग्राफ देखो जो पहले नेगेटिव हो, फिर कहीं 0 हो और फिर पॉजिटिव हो जाए। डी। आपको ये वाला टर्म डी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे t इक्वल टू 0 डाले तो क्या आ रहा है? -1। ये हमेशा प्लस है, तो प्लस में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इनिशियल आंसर कैसा है? नेगेटिव है। फिर ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये किस टाइम पे इक्वल हो जाएंगे? 1/k अल्फा टाइम पे ये दोनों इक्वल, मतलब कि टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके ज्यादा टाइम पर क्या होगा? तो पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। ये वाला ग्राफ सही लग रहा है, पहचान के क्या? बट ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का ही सवाल है। एक सवाल और देखते हैं। Along solenoid radius A, number of turns per unit length n is enclosed by cylindrical shell of radius r, thickness d much less than r, and length l. आपको इस फोटो में दिख रहा है सिलिंड्रिकल शेल, पतला d थिकनेस का है और उसका पूरा रेडियस r है और लेंथ l है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो सोलेनॉइड a रेडियस का है और उसके बाहर ऐसे एक सिलेंडर है जिसका थिकनेस हमको यहां पे ऐसे d दिख रहा है। ये d थिकनेस है, दिख रहा है क्या आपको? और सिलेंडर, इसका सोलेनॉइड का रेडियस ये है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? सोलेनॉइड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड किसके करंट से बन रही है? सोलेनॉइड के करंट से। यहां पे लिखा हुआ देखो, अ वेरिएबल करंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड। तो अगर इस सोलेनॉइड में I करंट फ्लो करे और वो भी टाइम के साथ बदलता हुआ, तो सोलेनॉइड कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बदलता मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसको किस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, किस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो ए रेडियस है और एक आर रेडियस है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं μ0 ni इंटू पाई ए स्क्वायर। ये किसका फ्लक्स हो गया? ये सोलेनॉइड का भी फ्लक्स है और बड़े सिलेंडर का भी फ्लक्स यही है, क्योंकि वो साइड में तो कोई फील्ड लाइन है नहीं। समझ गए क्या? ये फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि करंट आई टाइम के साथ, तो मैंने इसको फ्लक्स लिख दिया। अब इसको d∅dt करें और माइनस लगा देते चलो, तो क्या आंसर आ जाएगा? μ0 n पाई a स्क्वायर और di/dt। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको I0 sin ओमेगा t, I0 ओमेगा cos ओमेगा t, I0 ओमेगा cos ओमेगा t। ये हमारा पूरा इतना बड़ा आंसर d∅dt माइनस d∅dt आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अब सवाल में पूछा गया है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया तो करंट का आंसर बताओ। सवाल समझना, पूछ रहा है कि इंड्यूस है। अब मुझे बताओ, करंट, जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मान लो अगर इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस कॉइल में करंट किस सेंस में फ्लो होना चाहिए? ओए, एंटी क्लॉकवाइज। दूर 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 बैठो, लड़कियां बिगड़ गई आज। दूर दूर बैठा करो सब लोग। चलो बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओए चुप रह बे, ओए पीछे चुप रहोगे कि नहीं? बड़ा चश्मा लगा गया है, क्या बात है? जरा ध्यान दो, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम बताओ जरा। शर्मा रहा, देख तो क्या हालत चल रही है। तो इतना इग्नोर अब करना स्टार्ट कर दिया मैंने, है कि नहीं? क्योंकि बाद में जो पढ़ रहे हैं वो सफर करते हैं, वो कहते हैं सर क्या हमारा 5 मिनट बर्बाद कर दिया आपने। चलो जी,
इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब बोलो, तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए, करेक्ट। अब इस फोटो में देख के बताओ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसा चलेगा? ऐसे ट्रैवल करेगा, कुछ समझे क्या? यस सर। तो करंट इस थिकनेस, ये जो थिकनेस दिख रही है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ऐसे फ्लो करता हुआ ऐसे पूरे सिलेंडर में सरफेस के अलोंग ऐसे चल रहा होगा, कुछ समझेगा? गोल गोल ऐसे नहीं चल, लेंथ के अलोंग नहीं चलेगा, समझे ना? ऊपर से देख रहे हैं तो कॉइल ये बन रहा है और कॉइल में गोल घूमता है करंट, समझे? तो करंट किधर फ्लो करेगा? अच्छा बताओ, करंट में रो एल बाई ए ऐसा रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो ये करंट पूरा रास्ता घूम जाए, उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और एरिया की जगह क्या लिखेंगे? रो एल बाई ए। तो रो एल में, एल में तो 2 पाई आर लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। एरिया में क्या लिखेंगे? हाँ, कितना? L इंटू डी। देखो उसने बोल भी दिया, एल इंटू डी। आप देखो इसको, इस सिलेंडर को अगर मैं यहां कैंची से काट दूं, ऐसे सिलेंडर को कैंची से काट दो और ऐसे फ्लैट कर दो, तो क्या ये ऐसा एक डी थिकनेस के सरफेस की तरह ऐसे नहीं दिखने लगेगा? यस यहां पे थिकनेस कितना दिखेगा और इसका ये वाला विड्थ क्या दिखेगा और उस कितने लेंथ में ट्रैवल करेगा करंट? बोलो भाई, ये लेंथ कितना है? कुछ लग रहा समझे नहीं? करंट ऐसे गोल घूम रहा था, हमने थोड़ा समझने की कोशिश की तो मुझे ऐसे दिखने लगा कि करंट पूरे सिलेंडर में ऐसे गोल सर्कल सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा। आप लोगों को दिख रहा है क्या? ऐसे सरफेस पे सरकता हुआ चलेगा, तो सरफेस पे सरकेगा तो पूरे राउंड में कितना लेंथ ट्रैवल करेगा? 2 पाई आर। लेकिन वो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे एंटर करते हुए गोल घूम रहा होगा? तो यहां पे लिख रहा है थिकनेस डी है और इसकी हाइट एल है, तो ये कितना क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ जिसमें करंट ऐसे गोल घूमते हुए जा रहा है? बोलो। अगर इस सिलेंडर को ऐसे काट के फ्लैट कर दूं, ऐसे सीधा शीट बना दूं, सिलेंडर को काट के ऐसे फ्लैट करके शीट नहीं बना सकते, तो बनाओगे तो शीट का लेंथ कितना दिखेगा? 2 पाई आर। लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिखेगा? उसका लेंथ एल है और थिकनेस डी है, तो कितना मोटाई दिखेगी तुमको इस सिलेंडर में? एल इंटू डी का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बोलो भाई, अभी करंट निकालना है इसमें। क्या पूछा है? देखो, फाइंड, ये क्या आ गया है? ये तो ईएमएफ आ गया है। करंट पूछा है सवाल में, क्या करें? करंट इज इक्वल टू ई बाय आर। ई में इतना सब लिखना है हमें, तो वो लिख दिया म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना सब लिख दिया, डिवाइडेड बाय, बोलो, रो एल, बोलो 2 पाई आर। 2 पाई आर अपॉन एल इंटू डी। समझे क्या? रो एल बाई ए, समझ में है? बहुत ऊंचा सवाल है, इमेजिन करेंगे तभी वो दिखेगा इसे करंट को, इसलिए ऊपर से दिखा है। ऊपर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर आ रहा होगा या अंदर जा रहा होगा, तो करंट कैसे घूमेगा? लूप में। नॉर्मली लूप कैसे होते हैं? अगर ऐसे सॉलिड से ऐसे सोलेनॉइड लेते थे तो लूप केवल ऐसे सर्कल ले लेते थे, तो भी लूप का लेंथ पूरा ऐसे ही होता था, बट वो ऐसे सर्कल होता था, उसका जरा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, पतला वायर होता था, समझ गए क्या? तो वायर जैसा दिखेगा तो वायर का थिकनेस में क्रॉस सेक्शन एरिया होता था। ये पूरा ऐसा सिलेंडर ले लिया तो उसके थिकनेस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो इमेजिन कर लो। चलिए, ये सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात मैं बोल देता हूं आपको। यहां सवाल भी मत पढ़ो, जल्दी समझा रहा हूं। ये ए ई एफ डी एक प्लेन है, स्क्वायर है ये। अगर मान लो इसका एरिया A1 हो और इसका एरिया A2 हो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो B1 और यहां पे फील्ड B2 है, ये अलग से फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ये अलग से फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो इतनी जगह का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे?
एरिया A1 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इतनी जगह का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे? A1 इंटू dB1 बाय, ये कितना dt बैटरी हुआ? एक बैटरी। इतने, इसका एरिया A2 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे? A2 into A2 dB2 इंटू by dt dB2 बाई dt, E2 हो गया। मान लो ये वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इधर साइड में बैटरी किस सेंस में बनेगा, जल्दी बताना। मान लो A1 वाली जगह पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, so उल्टा बनाओगे, एंटी करंट कैसे क्लॉकवाइज। बनेगा? anti clockwise अब सोचो एक बैटरी ऐसा लगाना है जो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराए, तो आपके पास ऑप्शन, मान लो AD वाले रास्ते पे बनाना है, तो या तो ऐसा बैटरी लगाओगे या फिर ऐसा बैटरी लगाओगे। यहां पे लिखा A, यहां लिखा D, यहां लिखा A, यहां लिखा D, कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहला हो गया पहला वाला, क्योंकि पहले वाले में करंट ऐसे चलेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जैसा चाहिए। मान लो कि ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और यहां पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग फ्लक्स में किधर बनाएगा? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज वाला बैटरी मान लो BC वाले ब्रांच में लगाना है, तो कैसे लगाना पड़ेगा बोलो? राइट वाला ऐसे, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। यहां पे B लिखा, यहां C लिखा, यहां पे B लिखा, यहां पे C लिखा। इसमें तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसमें क्या सही लग रहा है? आप थोड़ा रियलाइज करना, यहां पे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज फ्लक्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू द प्लेन वाला ही फ्लक्स बनाना पड़ेगा। इनटू द फ्लक्स प्लेन बनाया तो ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा तो करंट किधर से किधर आना सेकंड वाले चाहिए? लेंगे। B से C आना चाहिए। B से C करंट किस फोटो में बनने वाला है? तो यहां पे एक बैटरी मान लो ऐसे लगा दी हमने, और यहां पे एक बैटरी ऐसे लगा दी, ठीक है? इस पूरे रास्ते, ये तीन रास्ते ना, ये सीरीज हैं, क्योंकि इसमें बीच में करंट डिवाइड, यहां पे करंट डिवाइड हो सकता है, और EB, BC और FC ये भी सीरीज हैं, ठीक है? तो ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन गया है। क्या करंट इलेक्ट्रिक सवाल है? एक बैटरी है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, और एक साइड में बैटरी है और साइड में रेजिस्टेंस है। मैं फोटो बनाता हूं, एक बैटरी, बीच में एक और रेजिस्टेंस, और फिर साइड में एक और बैटरी, और उसका भी एक रेजिस्टेंस। ऐसा फोटो कभी देखे हो? कहाँ देखे थे? सर जो BC में बैटरी है वो रिवर्स होनी चाहिए ना? हाँ, वो चेक कर लेते हैं एक बार और। मैंने आपको बोला, मान लो पहले वाले लूप में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कराओगे? अपोजिट में बनाओगे। अगर तुमने अपोजिट में फ्लक्स बनाया, तो आपको करंट फ्लो कराना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में करंट बनाने की कोशिश करोगे तो A से D आएगा, तो आपने बोला बैटरी नीचे की तरफ मुंह बना देते हैं। ऐसे ही इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैंने बोला फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, ये मैंने बोल दिया है। सवाल में हो सकता है अलग भी हो, लेकिन जो भी होगा उसमें या तो इंक्रीज होगा या फिर, इसमें मैंने मान लिया डिक्रीज कर रहा है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करने के लिए तुम्हें अंदर की तरफ बनानी पड़ेगी, तो करंट कैसे चलेगा? आपने बोला करंट क्लॉकवाइज चला देते हैं। अब क्लॉकवाइज करंट इस लूप में चलाने के लिए तुमको B से C करंट भेजना पड़ेगा या C से B? समझ गए? B से C। अगर B से C करंट भेजेंगे तो बैटरी भी B लोअर और चलिए, तो हमारे को ऐसे कुछ बैटरी और रेजिस्टेंस मिल गए। अब अगर ऐसे बैटरी रेजिस्टेंस का फोटो बन गया तो सॉल्व हो पाएगा? अगर आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से भी सॉल्व करोगे तो फटाक से हो जाता है। तीनों मिला देते हैं ब्रांच हम लोग, तो बैटरी दो ही है, तीसरी ब्रांच में तो बैटरी नहीं है, तो 0। तो E1/R1 प्लस 0/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। उससे क्या आ जाता है? टोटल EMF ही वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज सीधा रख के आंसर आ जाता है, ठीक है? तो ये कर नहीं रहे, लेकिन ये सवाल लॉजिक ऐसे ही होता है, ठीक है? अब जरा सवाल पढ़ लेते हैं, करेंगे नहीं फिर भी केवल पढ़ लेते हैं। जो मैंने बोला वैसे ही हो रहा है क्या? A rectangular ABCD frame made of uniform metal wire has a straight connection between E and F where something something something। अब लिखा हुआ है ABCD तो स्क्वायर है 1 मीटर का, मतलब एरिया कितना हुआ? 1 हो गया। EB और FC आधे आधे मीटर के हैं,
मतलब ये हाफ हो गया और ये 1 हो गया, ये 1 है ये हाफ है, एरिया कितना हो गया? 1/2। उधर का एरिया कितना हो गया? 1 हो गया। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला पर सेकेंड, सारे में ही है। तो यहां पर भी 1 टेस्ला पर सेकेंड इंक्रीजिंग है और उधर भी इंक्रीजिंग है, तो बैटरी एक पलट जाएगी। यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो बैटरी का मुंह किस तरफ है? यहाँ पे इंक्रीजिंग हो तो बैटरी का मुंह किस तरफ हो जाएगा? उधर। ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे कर देते। मैंने क्योंकि इस सवाल में पहले ऐसे लिया था कि ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग है, अभी क्या दिया है? इसमें भी इंक्रीजिंग, और हमको कैसे पता इंक्रीजिंग है? पॉजिटिव में लिखा हुआ है, रेट पॉजिटिव में लिखा 1 टेस्ला पर सेकेंड, माइनस लिखा रहता तो डिक्रीज होता भाई, प्लस में लिखा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी इंक्रीज, ये इंक्रीज है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऊपर कर दिया। तो 2 बैटरीज हो गई। ये बैटरी हो गया हाफ का, आधा वोल्ट का, और ये बैटरी हो गया 1 वोल्ट का। आपको समझ में आया कैसे निकाला मैंने? एरिया कितना इधर, और dV बाई dt भी 1 है, एरिया भी 1, dV बाई एरिया इंटू dV बाई dt इंड्यूस ईएमएफ होता है। कितना आ गया? यहाँ पे एरिया हाफ है और dV बाई dt 1 है, तो कितना हो गया? हाफ वोल्ट का बैटरी, ये 1 वोल्ट का बैटरी है। आगे क्या लिखा? वायर में 1 ओम पर मीटर का रेजिस्टेंस है। ये वायर कितने लेंथ का है? ये कितने लेंथ का है? ये कितने लेंथ का है? ये तीनों मिलके कितना रेजिस्टेंस बन गया? यहाँ पे 3 ओम लगा दिया, ये 3 ओम हो गया। ये बीच वाला वायर कितने मीटर का है? 1 मीटर, ये 1 ओम लिख दिया। साइड वाले 3 वायर मिला के कितना मीटर है? ये हाफ मीटर, वो हाफ मीटर, बीच में 1 मीटर, तो ये 2 का बैटरी हो। समझ गए क्या? कितने बैटरीज हो गए? 2 बैटरीज, 3 रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, जो बनाना बनाओ, सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये मतलब ये जैसे यहां पे उल्टा कॉन्सेप्ट आएगा। चलो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। यहां पढ़ो जरा, क्या लिखा है? इंड्यूस्ड, हमने कहा कि जब रॉड को चलाते थे तो V क्रॉस B से चार्ज एक जगह पॉजिटिव और एक जगह, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी और इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था, जिसको हम ईएमएफ कहते थे। लेकिन अभी हमने ऐसे मान लो कोई सर्कल रख दिया और यहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां तो किसी को चलाया नहीं, किसी को कुछ नहीं चलाया, केवल क्या बदल दिया? तो यहां पे अपने आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। इसका मतलब है इस रीजन में अपने आप एक, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं आ सकता है। फिर से सुनो, अगर मैंने बोलता हूं इस जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट यहां एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। कौन करा रहा है करंट फ्लो? आप बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होता है, तो कहां से आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ? आप समझ रहे हो? ये जो वायर में रखे हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री में चलते नहीं है, करंट बिना बात के बनती नहीं है। जरूर कोई अंदर बैठ के इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता होगा, और इलेक्ट्रॉन को पुश करने की ताकत केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यानी यहां पे कोई प्रूफ डायरेक्टली नहीं दे रहे, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे वहां पर अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब इसको इमेजिन कर रहा, मान लीजिए इस रूम में हम लोग हैं, यहां पे एक वायर जा रहा है और वायर में करंट टाइम के साथ बदल रहा है, तो इस वायर की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, और करंट बदलने से वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो गई। तो यहां पर भी कोई भी लूप रख दे और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करे, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप टाइम के साथ बदलने लगा। क्या इस लूप को छोटा बड़ा मैंने किया? तो इसको छोटा बड़ा करने में मुझे कोई मेहनत, क्योंकि लूप का साइज कोई चेंज, लेकिन अपने आप यहां पे इस लूप में करंट फ्लो, इंड्यूस्ड करंट बनने लगेगा। उसका कारण यही है कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज किया, वहां अपने आप क्या बनने लगेगी? क्या बनने लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको थोड़ा इमेजिन करो, रियलाइज करो। अगर कहीं पर भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगी, तो वहां पर अपने आप एक, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था
ये रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है। अब इमेजिन करना, अगर कहीं चार्ज स्टेशनरी है तो वो क्या बनाते हुए दिखता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए। अगर चार्ज चलने लगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है, और अब इसका उल्टा बोलो, कहीं मैग्नेट रखा है तो वो कौन सी फील्ड बनाता है? मैग्नेट रखा है तो कौन सी फील्ड बनाएगा? लेकिन मैग्नेट को चला दिया तो वो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉइल रख दिया, कुछ समझे क्या? एक मैग्नेट चलाया तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाने लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में अपने आप बनाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कॉइल रख दिया तो कॉइल में वही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस जाएगी और वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने लगेगी। तुम इस कहानी को कहां पढ़ रहे हो? फैराडे लॉ में। फैराडे लॉ क्या बोल रहा है? मैग्नेट को चलाया तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया और करंट फ्लो होने लगा। अब जनरल कहानी क्या बनाया? मैग्नेट को चलाया तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में बना दिया, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे कोई रॉड या लूप या वायर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस लूप के अंदर घुस जाएगी और फिर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को पुश करने लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में आने लगेंगे। समझ गए? तो रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या? कि चार्ज को चलाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब उल्टा बोल दो, जहां मैग्नेट था मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, मैग्नेट को चलाएंगे तो चलाएंगे मतलब बदलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपको यही स्टेटमेंट पकड़ लेना, क्या? देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड induced in time varying magnetic field, or the EMF in any loop is induced due to this induced इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बोला था कि आगे चल के एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, जिसके क्लोज्ड लूप बन रहे होंगे। याद है क्या? तो हम लोग ऐसे सवाल कर रहे थे कि अगर कोई चार्ज रखा है तो फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर गोल सर्कल सर्कल फील्ड लाइन बना के बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, आपको बोलना हाँ जी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दूसरे टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका नाम क्या रखा हुआ है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? ये कब बनता है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल जाएगा वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो क्या इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ एक दो केस के लिए कर सकते हैं। The big example of electric field can be calculated by some method. तो ठीक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां कॉइल रखा तो कॉइल में करंट आ रहा है। हमने पूछा करंट तो तब आता है जब चार्ज पर फोर्स लगे, तभी वो चलते हैं। तो चार्ज पर फोर्स तो तभी लगता है जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और हमने तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाया ही नहीं। तो आपको क्या बोलना है? जहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल जाएगा वहां अपने आप एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड में लॉरेंज ने भी बताया कि अगर तुम चलने भी लगो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भी तुम्हें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता हुआ दिखेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैग्नेटिक सोर्सेस तुम्हारे रिस्पेक्ट में चलने लगेंगे। ये तो आपस में इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एक बार डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मान लीजिए कोई मैग्नेट है, वो रुका हुआ है, तो क्या बना रहा है? लेकिन मैं भागने लगूं तो वो मैग्नेट मेरे लिए चलने लगा, तो वो क्या बनाएगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बना रहा है कि हम देख रहे हैं? आप समझ रहे हो ना? ये सब मोह माया है। हर जगह पर हर समय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहती हैं। हम कब किस फ्रेम से देखना चाहते हैं किस फील्ड को, ये ऑब्जर्वर बन के हम डिसाइड करेंगे। अगर मैं ऐसे वेलोसिटी से चलूं कि मुझे मैग्नेट रेस्ट पे दिखे तो मुझे उससे बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई केवल क्या दिखेगा? अगर हम ऐसे वेलोसिटी से चलें कि जिससे चार्ज मुझे रेस्ट पे दिखे
तो मुझे उस फ्रेम से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। समझ गए? तो चार्ज एक्चुअली क्या बना रहा है? आप बोलो दुनिया में हमेशा ही दोनों फील्ड ऐसे कनेक्टेड है, वो हमेशा है, एक फील्ड कभी भी अलग से अवेलेबल नहीं, दोनों है। लेकिन ऑब्जर्वर कभी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है और कभी वो सचमुच बना रहेगी नहीं, इससे फर्क अब नहीं पड़ता। एक चार्ज रेस्ट पे क्या बना रहा है? वो दोनों बना रहा है। हमको क्या दिख रहा है? आप समझ रहे हो ना? स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल गया लेकिन कहानी में सच्चाई ज्यादा आ गई। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा है, हमको क्या दिख रहा है? केवल अगर मैं भागने लगूं तो दोनों दिखने लगे। चार्ज क्या बना रहा है? सेंस बना क्या? चार्ज हमेशा ही दोनों बना रहा है, हमको कभी एक दिखता है कभी दूसरा दिखता है। अगर हमें चार्ज ही नहीं दिख रहा, केवल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, चार्ज नहीं दिख रहा कहीं कमरे के पीछे, तो चार्ज तो है ही ना। चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, लेकिन चार्ज नहीं दिख रहा तो मुझे पता नहीं चल रहा वो चार्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा ये। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो चार्ज स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि मुझे केवल, तो मेरे लिए वो चार्ज कैसा है? अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भागने लगूं तो मुझे अचानक मैग्नेटिक फील्ड भी बनते दिखने लगेगा। समझ गए क्या? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहीं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में भागो, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। समझ गए? तो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता है कि नहीं? अब कर सकता है। समझ गए? लेकिन उतनी बातें है नहीं। तो अभी क्या बहुत सिंपल रखना है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा टाइम के साथ वहां, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था टाइम के साथ वहां। वो पहले ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ कब चेंज कर रहे थे हम लोग? चार्ज को चला रहे थे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ही रहा था भाई। चार्ज चलेगा तो चलता हुआ चार्ज किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू, जैसे चार्ज ऐसे चलते जा रहा है तो किसी भी पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू चेंज हो रहा है। आर का डिस्टेंस बदलते जा रहा है तो फील्ड का वैल्यू बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब उल्टा बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे को एक एक ही स्पेशल एग्जांपल है, लेकिन इस नॉन यूनिफॉर्म इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये दो बातें आपको याद रह पा रही है क्या? क्या खास बात है इसमें? हमेशा क्लोज लूप बनेगा। इनका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। ये किससे नहीं बने? ये चार्ज से नहीं बने हैं। ये किससे बने हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से बने। और चार्ज से जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं। लेकिन ये वाले चार्ज से बने ही नहीं, तो इनका कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, तो फील्ड है स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं तो कैसा बनेगा? हमेशा क्लोज लूप बनेगा, हमेशा। ठीक है? तो किसी ने बोला ऐसा फील्ड दिख रहा है, कौन सा फील्ड है ये? तो आप बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। बट डिफरेंस हमें पता चले इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते थे। समझ गए क्या? ये इंड्यूस्ड वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट ये वाला क्लोज लूप है। और ऐसे ऐसे वाला ये वाला कौन सा है? इलेक्ट्रो। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज होगा। फील्ड लाइन कभी वापस नहीं, एक जगह चल रही है वो जरूरी नहीं वापस आए, तो क्लोज्ड लूप नहीं बनता। ठीक है? यही एक एग्जांपल है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। टाइम हो गया लग रहा है, इसलिए तुम लोग वैसे आज तो शांत बैठे हो, क्या बात? पढ़ लो एक बार, इसको करेंगे नहीं लेकिन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ चेंजिंग सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये सिलिंड्रिकल मतलब है स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन सिलिंड्रिकल रीजन में है। ऐसे एक सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। ऊपर से देखे तो ऐसा दिखेगा, सिलेंडर है रेडियस आर का, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दिख रही है। चलो यहां से देख लेते हैं। अब हाँ, यहां आंखें, फील्ड लाइन ऊपर बना दी है।
इसमें इनटू द प्लेन हो गई, इसको हटा देते हैं। तो इसमें अगर किसी भी रेडियस आर पे जाके ऐसे लूप बनाएंगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे अगर फ्लक्स चेंज होगा मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है कि नहीं है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इसी केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ अपना पुराना एक लॉ पकड़ के सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, गॉस लॉ नहीं, नेक्स्ट टाइम। एम्पीरियल Thank you, sir. बाय बाय। Thank you. हाँ जी, बाय बाय। Thank you, sir.